आज हमने केमिकल प्रोसेस रिएक्टर को डिज़ाइन करना है, जिसको हम प्रोसेस रिएक्टर डिज़ाइन भी कहते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट की थी स्टूडेंट ने कि सर अमोनिया प्रोडक्शन प्लांट के लिए हमने जो रिएक्टर डिज़ाइन करना है तो उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए। तो उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस या टिप्स बता दें। तो सबसे पहले बेटा ये है कि आपने जो है स्लाइड के ऊपर उसकी ज़रा नोमेनक्लेचर बतानी कि आपने जो प्रोसेस फ्लो शीट के अंदर जो रिएक्टर को की नोमेनक्लेचर की है वो किस तरह की है। यहाँ पे R101 है, ये बता रहा है कि आपका जो प्रोसेस फ्लो शीट है उसमें रिएक्टर R101 है। सेकंड है कि आपने रिएक्टर डिज़ाइन जब करना है तो उसके लिए आपने किन किन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना है। उसमें आप केमिकल फैक्टर्स को लेके आते हो कि आपके पास केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहा है, वहाँ पे आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड पे आपके पास मास ट्रांसफर फैक्टर्स क्या हैं, वहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो फेजेज इन्वॉल्व कौन से हैं, फेज किस तरह चेंज हो रहे हैं। थर्ड पे आपके पास हीट ट्रांसफर फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि आपके पास वहाँ पे हीट जो है रिएक्शन के रिजल्ट में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, हीट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व है, हीट ऑफ जनरेशन है, हीट ऑफ कंजम्पशन, कौन कौन सी हीट्स इन्वॉल्व है। फोर्थ पे एट द एंड आपके पास सेफ्टी फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि आपने कि जब आपके पास आपने रिएक्टर को डिज़ाइन करना है तो वहाँ पे आप सेफ्टी लिमिट्स क्या रखोगे। ऐसा ना हो कि जब रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है, तो उससे आपके रिएक्टर की जो वॉल्स हैं, उसकी जो जैकेट्स हैं या उसमें उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनना है वो कहीं उसका टेम्परेचर बढ़ के वहाँ बर्निंग प्रोसेस ना शुरू हो जाए, एक्सप्लोजन प्रोसेस ना शुरू हो जाए या कोई और इशू वहाँ पे जनरेट ना हो जाए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। सेफ्टी फैक्टर फॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सबसे पहले रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करना है, फिर फिजिकल से केमिकल रिएक्शन के बाद मैस ट्रांसफर फैक्टर देखना है, उसके बाद आपने हीट ट्रांसफर फैक्टर देखने हैं। सारी चीज़ें रिएक्टर के अंदर साइमल्टेनियसली हो रही होती हैं। अब हमें पता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्टर कितनी है कि आपने के जो प्रोडक्शन है आपकी अगर ये बैच स्केल पे है या कंटिन्यूअस स्केल पे है, और आपके पास फेजेस कौन से प्रेजेंट हैं कि आपके पास होमोजेनियस फेज है या हेट्रोजीनियस फेज है, और आपकी भी रिएक्टर ज्योमेट्री क्या है कि उसमें आपने फेजेस जो है वो किस पैटर्न में रखे हुए हैं। तो मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्टर होते हैं। एक एसटीआर रिएक्टर होता है जिसको हम स्टेट एंड रिएक्टर कहते हैं। उसमें हमारे पास एक्सटीरियर लगा होता है जो कि मुसलसल एजिटेशन दे रहा होता है और हमारे पास कन्वर्जन जनरेट कर रहा होता है। दूसरे पे ट्यूबुलर रिएक्टर जिसको हम प्लग फ्लो रिएक्टर भी कहते हैं। उसमें ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्स के अंदर जो है एक इन द फॉर्म ऑफ प्लग्स जो है वो फ्लो हो रहा होता है। उसके बाद है पैक्ड बेड या फिक्स एंड मूविंग बेड रिएक्टर्स होता है जिसमें हमने पैकिंग प्रोवाइड की होती है या जो है बेड जो है ना वो मूव कर रहा होता है या फिक्स होता है। और एट द एंड आपके पास फ्लूइडाइज्ड बेड है। फ्लूइडाइज्ड बेड में क्या होगा कि आपके पास जो है सॉलिड्स जो है वो एक पैकिंग फॉर्म में होंगे और जैसे ही कोई गैस स्ट्रीम जाएगी उनको टॉप पे फ्लूइडाइज करके ऊपर लेके जाएगी। तो अब ये टाइप्स ऑफ आप सिलेक्शन को जब भी आपने रेक्टर सिलेक्शन की करनी है तो उसके लिए सामने आपने डिफरेंट गाइडलाइंस बतानी है कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो प्रोडक्शन किस स्केल पे हो रही है, स्मॉल स्केल पे है या लार्ज स्केल पे है, और आपने प्रोडक्शन किस मोड में करनी है, बैच प्रोसेस में करनी है, कंटीन्यूअस प्रोसेस में करनी है। अगर स्मॉल स्केल पे होगी तो बैच रिएक्टर यूज करोगे। अगर आपके पास कंटीन्यूअस रिएक्टर है तो उसके लिए आप जो है वो फ्लो रिएक्टर यूज करेंगे। और जो है लार्ज प्रोडक्शन के लिए हम CSTR या PFR रिएक्टर्स प्रेफर करते हैं, जबकि स्मॉल लिक्विड फेजेस या स्लरी रिएक्शन के लिए CSTR रिएक्टर्स यूज करते हैं। तो जो आपके पास PFR रिएक्टर है वो गैस फेज रिएक्शंस के लिए जो कि मोस्ट प्रिफरेबल होता है उसको हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्जन है PFR में वो स्लोली स्लोली कन्वर्जन अचीव होती है, जबकि CSTR रिएक्टर में एकदम से आपके रिएक्टेंट्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होंगे वो हम उसके लिए हम ब्लैक रेट यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। जबकि अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूँ तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनके लिए हम CSTR रिएक्टर यूज करते हैं। तो ये तो हमारे डिफरेंट गाइडलाइन सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो अब इसके बाद हम बताएंगे हमने रिएक्टर सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सा रिएक्टर सेलेक्ट करना है। तो इन तमाम सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखते हुए, इस क्राइटेरिया को देखते हुए, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्टर को देखते हुए और एक डिजाइन इन पैरामीटर को देखते हुए फिर आपने डिसाइड करना कि आपके पास कौन सा रिएक्टर, क्योंकि अमोनिया प्रोसेस प्लांट है वहाँ पे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा हम CSTR रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। और CSTR रिएक्टर में जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो वहाँ पे हम कूलिंग जैकेट देते हैं कि ऐसा ना हो कि टेम्परेचर उसमें इंक्रीज हो जाए तो फिर आपके जब जब हाई टेम्परेचर होगा तो वो आपके प्रोडक्ट को डिस्टर्ब ना करे। जब कूलिंग जैकेट्स होते हैं वो उसको कूलिंग प्रोवाइड करती रहेंगी। तो इसमें ये है कि आपके पास रिएक्शन जो है वो
अपने रिएक्शन को देखना है, फिर रिएक्टर में बताना है कि आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रीम्स क्या आ रही हैं। अब सी एस टी आया तो उसमें आपके पास ये जो स्टीयर है ये मुसलसल रोटेट कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, आपकी मिक्सिंग करा रहा होगा। सी एस टी रिएक्शन में जो है हमारी जो कन्वर्जन है वो फ़ौरन से ड्रॉप हो जाती है, रिएक्टेंट फ़ौरन से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें जो है तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ स्ट्रीम्स बतानी है, उनके फ्लो रेट्स बताने हैं, जो मटेरियल एनर्जी बैलेंस आपने किया होता है वहाँ पे उनके फ्लो रेट्स बताएं, टेम्परेचर बताएं, प्रेशर्स बताएं। उसके बाद फिर आप कुछ एग्जाम्पशंस ले लेते हैं कि आपके पास जो मिक्सिंग है, क्योंकि सी एस टी आर रिएक्टर में आपके पास एजिटेटर मिक्सर लगा होता है तो परफेक्ट मिक्सिंग है उसमें। जो है कोई इस तरह नहीं है कि आपके पास स्लोली या अब नॉर्मल मिक्सिंग हो रही होती है, या यूनिफॉर्म टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन होंगी थ्रू आउट द प्रोसेस, और आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है। और सी एस टी रिएक्शन हमेशा एसोथर्मल रिएक्टर, क्योंकि आप जितनी हीट जनरेट हो रही है सिस्टम के रिएक्टर के अंदर उतनी हम कूलिंग जैकेट से उस हीट को रिमूव करें, और उसमें इस प्रोसेस के अंदर कोई साइड रिएक्शन भी नहीं हो रहा होता। अब डिज़ाइन स्टेप्स क्या हैं? डिज़ाइन स्टेप आप ये मेन है कि आपने डिज़ाइन किस तरह करना है। फर्स्ट पे क्या है कि आपने डिज़ाइन इक्वेशंस क्या देनी है। थर्ड पे आपने जो है रेट लॉ कौन सा यूज़ करना है। ये रेट लॉ आप ढूंढेंगे कि एदर इट इज़ फर्स्ट रेट लॉ की मैं अगर बात करूँ तो इसमें दो चीज़ें आ जाती है, आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है और रिएक्शन कैनेटिक्स आ जाती हैं। तो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है। स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी हैं, आपके पास रेजिडेंस टाइम क्या है, और आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर कितना होगा, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होगा, कन्वर्जन फैक्टर्स आप क्या यूज़ कर रहे हैं, लेंथ ऑफ डायमीटर। यानी अगर मैं रिएक्टर को डिज़ाइन करना चाहूँ तो मुझे ये पता हो कि उसकी लेंथ क्या है, डायमीटर क्या है, हाइट क्या है, उसमें इम्पेलर की आपने किस तरह कैलकुलेशन की है, कूलिंग जैकेट किस तरह लगाई हुई है, आपने उसमें जो है रेजिडेंस टाइम क्या दिया हुआ है, उसमें रेट लॉ कौन सा और किस तरह दिया हुआ है। तो डिज़ाइन कैलकुलेशन के लिए जो आपके पास किसी भी जो है फ्लो रिएक्टर्स के लिए वो ये होती है कि जिसमें आपके पास वॉल्यूम जो है वो आपके पास फ्लो रेट डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाते हैं। तो आप रेट लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देते, जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी वो आप पुट कर देंगे, टेम्परेचर की, के की और आर की। तो साथ में आपने रेफरेंस भी बता देना जो जिस जहाँ से आप रेफरेंस लो। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डाटा है भाई, आपको जैसे आपने मटेरियल बैलेंस में यूज़ किया था वो भी आपने इनका आगे हम यूज़ करेंगे। तो स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन आपके पास जब आ जाएगी तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि सी ए जो आपके पास कंसंट्रेशन है, कन्वर्जन कंसंट्रेशन का फैक्टर है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको रेट पता चल। जब रेट पता चल जाए तो फिर आप इस इक्वेशन में पुट करके रेजिडेंस टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास कन्वर्जन मौजूद है। रेजिडेंस टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और जब रेजिडेंस टाइम आ जाएगा तो आपने वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर निकालें, क्योंकि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी पता होता है और आपके पास रेजिडेंस टाइम भी पता होता है। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी निकाल लेंगे और एक्चुअल वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपके पास जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं, और लेंथ और डायमीटर की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब कूलिंग जैकेट कैलकुलेशंस हैं, ये मैकेनिकल डिजाइन में आ जाती है कि आपने जैकेट्स जो लगानी है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसमें हीट ट्रांसफर कितना रेट होगा, उसमें आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, वहाँ पे आप फ्लो रेट्स क्या देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन मैकेनिकल डिजाइन में आ जाएंगी, क्योंकि कूलिंग जैकेट भी आपका एक पार्ट कर रही है, क्योंकि जितनी हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अमोनिया रिएक्टर अमोनिया प्रोसेस का, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी कूलिंग जैकेट जो है उतनी हीट रिमूव कर लेगी। अब कूलिंग जैकेट कैलकुलेशन के लिए ये सारी वैल्यूज आपने लिटरेचर से देखनी है। और इम्पेलर कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आपने स्टीयर लगाया हुआ है, इम्पेलर कैलकुलेशन के लिए आपने डायमीटर निकालना है, डायमीटर जो है वो निकालने के बाद उसकी विड्थ निकालनी है, उसका लेवल बताना है कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ कितना लेवल होगा, और टिप वेलोसिटी निकालनी है। उसके बाद फिर आपने मिक्सिंग पावर निकालनी, क्योंकि वो पावर कितनी यूटिलाइज हो रही है आपकी, उसके लिए आपको स्पीड चाहिए, आरपीएम चाहिए। आरपीएम जब आ जाएंगे तो आपने फिर पावर वाले फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकाल लेंगे। आई होप अलीशान बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर फर्दर आपको कुछ कन्फ्यूजन होती तो आप काइंडली बताइएगा, फिर मैं इसको ज़रा रिफाइन कर दूँगा मज़ीद आपको।